अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कॉस्ट की कैलकुलेशन कहीं हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होंगे, कहीं पर हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे होंगे। और इसको मैंने कल ही बताया था कि दो टुकड़ों में बताऊंगा, एक फर्स्ट प्रोसेस के लिए और एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए। तो जब तक मैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस की हेडिंग नहीं डालता तब तक सारी डिस्कशन फर्स्ट प्रोसेस की चल रही होगी। सारी डिस्कशन फर्स्ट प्रोसेस की। नीचे वाले रूम में आवाज आ रही है? अच्छा, अगर कोई फोटोकॉपी शॉप वाला, सिंपल सा, मतलब कोई कॉस्ट की गहराई नहीं, सादा सा सवाल पूछ रहा हूं, कोई फोटोकॉपी शॉप वाला ये जानना चाहे कि मुझे एक कॉपी कितनी कॉस्ट कर रही है, तो सादा सा तरीका कैसे कैलकुलेट करें? टोटल खर्चे को नंबर ऑफ कॉपीज में डिवाइड कर दे। बिल्कुल। कितने अरसे की? जितनी उसकी मर्जी। मतलब वो अगर एक दिन को बेस बनाना चाहता है, महीने को बेस बनाना चाहता है, उसकी मर्जी। लेकिन अगर एक महीने को बेस बनाना चाह रहा है तो टोटल खर्चा फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय टोटल कॉपीज, जितनी पूरे महीने में कॉपीज हुई। ठीक है। अगर एक बिजनेस ये जानना चाह रहा है कि वो समोसे फ्राई करके बेचते हैं, तो अगर वो जानना चाह रहे हैं कि पर समोसा कितनी कॉस्ट पड़ रही है, सिंपल सिंपल सा मैथ। हाँ जी, टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल समोसे। और ये कितने अरसे का? जितने बिजनेस की मर्जी, नॉर्मली एक महीना ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, एक महीने के टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल समोसे जितने महीने में बनाए। अगर डाटा ये हो कि एक समोसा कितने का आता है? 50। 50 रुपए का एक समोसा? 50 का एक समोसा, अच्छा। अच्छा, अगर अगर डाटा ये हो कि मार्च के महीने में टोटल खर्चा जो आया था वो आया था इस समोसे वाले का 4 लाख रुपए, और इसने इस पूरे महीने में जो टोटल समोसे, वो 40,000 समोसे फ्राई किए थे, तो पर समोसा कितना कॉस्ट कर रहा है? 10। अरे वाह, इतनी जल्दी कर लेते हैं, शाबाश। 10 रुपए आ गया। ये जो डाटा है 40,000 समोसे फॉर द मंथ, इसका मतलब ये है कि 1 मार्च को सुबह सुबह कढ़ाई में 40,000 समोसे डाले थे, पूरा महीना वो उसी में पकते रहे, सड़ते रहे, गलते रहे, और महीने के बाद कढ़ाई से बाहर निकाले और 40,000 समोसे बेच दिए। तो फिर ये 40 कैसे? ये टोटल फॉर द मंथ है। एक वक्त में तो कढ़ाई में शायद 5 समोसे ही होते थे, वो 5-5 कर, और इसी तरह दूसरी बात, पूरा महीने तक नहीं समोसा तलता रहा। समोसा तलने में तो शायद 5 मिनट लगते होंगे, लेकिन ये डाटा क्या बता रहा है कि पूरे महीने में जितनी बार ये समोसा तलने का प्रोसीजर था, हो सकता है वो 200 दफा चलाओ है, 200 दफा चलाओ। एक दफा समोसे डाले, तल के निकालिए, एक दफा प्रोसेस रन हुआ, तो हो सकता है पूरे महीने में टोटल 200 दफा हुआ। ये डाटा सिर्फ ये बता रहा है कि फॉर द मंथ टोटल इतनी क्वांटिटी बनी और इतने खर्चे बने। ये एक वक्त तले हुए समोसे नहीं है, ठीक है ना? और महीना जरूरी है, साल भी हो सकता है, बिजनेस की मर्जी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये जानना चाह रहे होंगे कि जो प्रोसेस का इनपुट था, जैसे अगर कल वाली मिसाल लूं तो जो चमड़ा मशीनों में इन हुआ, इस पहले डिपार्टमेंट का आउटपुट क्या होगा? कटा हुआ चमड़ा, कटे हुए पीसेस। तो ये कितनी देर का काम होगा? हो सकता है 20 मिनट, लेट से हो सकता है 20 मिनट। तो अगर बिजनेस ये जानना चाह रहा है कि एक जैकेट का चमड़ा कटिंग डिपार्टमेंट से गुजरना हमें कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो बात अभी कर रहा था, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय कितनी जैकेट की कटिंग हुई। तो अगर पूरे महीने को बेस बनाए और पूरे महीने में टोटल खर्चा इतना हुआ और टोटल जैकेट्स इतनी कटिंग हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि महीने के शुरू में चमड़ा मशीन में डला था, पूरा महीना वो आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा सा करते करते महीने में कट के बाहर आया? तो फिर एक दफा में तो शायद आधे घंटे में प्रोसीजर चल जाता होगा। ये हम लोग सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए किसी एक पीरियड का डाटा ले रहे हैं, जनरली वो महीना हुआ करेगा। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में एक यही चीज अपने प्रोसेस कॉस्टिंग की शक्ल में ले आता हूं। अगर जुलाई के महीने को बेस बनाया, तो इस प्रोसेस में इनपुट टोटल हुए 5,000 किलो, यानी 5,000 किलो मटेरियल मशीन में डला, और ये लिखता हूं भी बाद में, और इतने किलो आउटपुट हो गया। तो क्या इसका यह मतलब है कि 1 जुलाई को
5,000 का 5,000 किलो मशीन में डाला था, पूरा महीना मशीन में पड़ा रहा और उसके बाद मशीन से बाहर निकला। नहीं, ये 5,000 टोटल पूरे साल का डाटा है, क्योंकि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए एक महीने, एक क्वार्टर, एक साल के डाटा को यूज करने लगे। एक और मिसाल, अगर ये कहा जाए कि इस साल में इस क्लासरूम में 2,500 स्टूडेंट्स पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि 2,500 स्टूडेंट्स साल के पहले दिन इकट्ठे इस रूम में आए, पूरा साल उनको पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, और साल बाद छुट्टी हुई इनकी। 2,500 तो आएंगे नहीं इस कमरे में। फिर ये कैसे कह दिया कि इस साल में इस रूम में 2,500 स्टूडेंट्स पढ़े? 100 करके ये क्लास पढ़ते होंगे, टोटल एक्टिविटी हुई। तो इसी तरह से फॉर एनी गिवन मंथ प्रोसेस कॉस्टिंग में हम टोटल एक्टिविटीज को यूज करके पर यूनिट कॉस्ट निकाला करेंगे। क्या क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि जितने किलो मशीन में डले थे उनमें से कुछ जाया भी हुए हो सकते हैं। चलें 200 किलो जाया कर लेते हैं। अगर जुलाई को बेस बनाया जा रहा है और ये बिजनेस में फैक्ट्री चलती भी 24 घंटे हो, तो 31 जुलाई रात 12 बजे जरूरी है मशीन खाली होगी, या मशीन के अंदर कुछ चमड़ा पड़ा हुआ हो सकता है? क्यों पूरा महीना पड़ा रहा हो? फिर क्यों पड़ा हुआ है? अभी कुछ देर पहले ही वो मशीन में डले थे, अभी वो कुछ देर पहले ही समोसे कढ़ाई में डले थे। तो चूंकि हमने पीरियड को बेस बनाना था, तो 31 जुलाई का एंडिंग पॉइंट ये था कि कुछ किलो अभी भी मशीन में थे, उनको कहेंगे जुलाई के महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। 300 किलो मशीन में थे। अच्छा, क्या ये ऐसा हुआ कि 5,000 किलो 1 जुलाई को इकट्ठे आए, पूरा महीना मशीन बंद रही, फिर एंड पे जब मशीन खोली तो इन्होंने कहा अभी हमने नहीं जाना, ये वहीं रह गए, बाकी लोग बाहर चले गए? ये अभी शायद कुछ मिनट कुछ घंटे पहले मशीन में डाले गए थे, क्योंकि मंथ क्लोज करना था तो इसको उस महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया, और अगले ही लम्हे ये क्या होंगे? अगस्त का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो इसी तरह से जून का भी कुछ क्लोजिंग था, वो जुलाई का ओपनिंग होगा। चलो 600 किलो। अब ये जो 4 वैल्यूज लिखी हैं, इसके मुताबिक बताएं कि जुलाई के महीने में मशीन से टोटल कितने किलो आउटपुट हुआ? महीने का जब स्टार्ट हुआ था इतने उस वक्त मशीन में थे, कुछ देर बाद ये आउटपुट हो गए होंगे, फिर इस महीने में टोटल इतने और मशीन में आए, इतने किलो जाया हुए होंगे, टूट गए होंगे, खराब हो गए होंगे, इवेपोरेट हो गए होंगे, जल के नीचे लग गए होंगे, बाकी अभी भी मशीन में थे, तो दिस प्लस दिस माइनस माइनस, तो इतने किलो आउट हो गए। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मली किसी एक महीने को बेस बनाकर उस महीने में होने वाली जो जो टोटल एक्टिविटीज थी उनको यूज करके पर यूनिट कॉस्ट निकाला करेंगे। अब वो पर यूनिट कॉस्ट या चलो टोटल कॉस्ट इनकी भी चाहिए होगी, इनकी क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी? पता तो चले जो बन के आगे प्रोसेस में जा रहे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, इनकी क्यों कैलकुलेट करनी होगी कॉस्ट? बैलेंस शीट में इनको इन्वेंट्री बताना होगा, इनकी भी फिगर चाहिए होगी, इसकी क्यों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी? ताकि अकाउंटिंग एंट्री कर सके। तो हमें इन सब की ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? हम फॉर एनी गिवन मंथ की जो टोटल एक्टिविटीज हैं उनको यूज करके ये कैलकुलेशंस किया करेंगे। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग की कहानी। ये कंप्लीट पिक्चर है, लेकिन मैं इनको एकदम से बता दूंगा तो सब ऊपर से जाएगा, तो मैं इन सारी आइटम्स में से ना एक एक करके डाल दूं, एक एक करके सिखाता हूं। अब पूछेंगे, आप पूछेंगे उसमें ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, हाँ पूरा मशीन पूरा साल चल रही है, तो उस मशीन में जो मटेरियल इन हुआ था वो पूरा साल मटेरियल पड़ा रहेगा मशीन में है? समोसे तल लेते हैं, चलो उस मशीन में समोसे डाल रहे हैं, चलो आधे घंटे में पका लेते हैं। आधे घंटे बाद जितने समोसे मशीन में इन हुए थे वो निकाले, अगले समोसों का बैच फिर आ गया, फिर आधे घंटे बाद पक गए, फिर निकालिए, अगले समोसों का बैच फिर आ गया। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो है जो 31 जुलाई रात 12 बजे से कुछ 10-15 मिनट पहले मशीन में डले थे, तो उन पे वो आधे घंटे का प्रोसीजर पूरा नहीं हो सका था ना, तो 31 जुलाई रात 12 बज गए, तो इसलिए उनको जुलाई का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया, और अगले ही सेकंड वो अगस्त का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे। उनको पड़े महीना नहीं लगेगा, लगेगा उनको आधा घंटा, लेकिन वो आधा घंटा था कहीं वो 11:15 बजे मशीन में डले होंगे, 12:15 बजे मशीन से बाहर निकल जाएंगे, तो वो 2 महीनों में फॉल कर जाएंगे। ये जो मैंने यहां ये बनाई है ना, इसके साथ जो कहानी बोल रहा हूं फिर बता रहा हूं, अगर कोई अपने अल्फाज में 2-4 लाइनें लिख ले तो अच्छा होगा। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहेंगे, आउटपुट की भी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी, तो ये सारी कैलकुलेशंस जनरली एक महीने की टोटल एक्टिविटीज को इस्तेमाल करके की जाती है। ये जो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे या टोटल कॉस्ट निकालेंगे, वो कैलकुलेशंस जनरली एक महीने की जो टोटल ट्रांजैक्शंस थी, उस महीने में जो टोटल काम हुआ था, उस टोटल डेटा को यूज करके करेंगे कैलकुलेट।
ये एक प्रोसेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज की ना कंप्लीट पिक्चर है, लेकिन मैं इनको एक एक करके लाता हूं। फिर एक एक करके जब सारी चीजें बता दूंगा तो फिर उनको जोड़ के एग्जाम लेवल का एक आसान तरीन सवाल तक पहुंच जाएंगे। अब ये जो एक एक करके ला रहा हूं चीजें, इसको मैं सिचुएशन वन, स्टेप वन, मसला वन, प्रॉब्लम वन, कुछ भी वन, चलो मसला वन, और बिल्कुल सिंपल रखते हुए इनपुट था, आउटपुट था, लॉस रहने देते हैं, वर्क इन प्रोसेस रहने देते हैं। सिंपलेस्ट। जितना प्रोसेस में इन हुआ फॉर द मंथ उतना ही टोटल आउट हो गया। कोई अभी मंथ एंड पे मशीन में नहीं है और कुछ भी जाया नहीं हुआ। अगर हम आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट जानना चाहें तो क्या, किसको मल्टीप्लाई, किसको डिवाइड? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही है। और खर्चा प्रोडक्शन में होते हैं तीन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल और टोटल, अच्छा डायरेक्ट लेबर और एफओएच को इकट्ठे क्या कहते हैं? तो इसलिए इस चैप्टर में ना नॉर्मली कन्वर्जन हम यूज कर रहे हुआ करेंगे, और डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost 240,000, 2,40,000 रुपए। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन में की थी, जितना मटेरियल टोटल खरीदा, फिर जितना कंज्यूम हुआ। कंज्यूम हुआ तो कहाँ कंज्यूम हुआ, कहाँ गया? प्रोसेस मशीनों में डल गया। तो ये जो इनपुट है ये वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है जितने रुपए का मटेरियल मशीनरी में इन हुआ। तो वो इस चैप्टर में जो इनपुट जिसको मैं कह रहा हूँ ये वही है जो रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोसेस में इन हो रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना? 240,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। ये क्या चीज है? ये टोटल यूनिट इनपुट आ गए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120,000, 1,20,000। एफओएच 100,000, 1 लाख। आउटपुट, आउटपुट इनपुट कितने थे, यानी यूनिट्स कितने थे? हाँ, तो आउटपुट 20,000 यूनिट्स। जी ही ना, कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं, कोई लॉस नहीं, तो वही 20 आउटपुट भी हो गया है। नहीं है ना, आएगा, रुको जरा सब्र करो, आएगा। आउटपुट 20,000, पर यूनिट कॉस्ट कर देंगे कैलकुलेट, पर यूनिट कॉस्ट हाँ जी। डायरेक्ट मटेरियल 240, डायरेक्ट लेबर 120, एफओएच 100 डिवाइडेड बाय 20,000, तो 23। और लिखें, बल्कि एक
इस चैप्टर में भी और आगे भी चलते ना काफी सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें, एग्जाम नोट्स कह लें, नसीहतें कह लें, वो लिखवाता रहा करूंगा बीच बीच में। तो अभी एक बात ये लिख लें और इस बात की रीजन समझाऊंगा जब इस चैप्टर की ना जनरल एंट्रीज बताऊंगा। तब तक बस रट्टा ही समझ लें कि अगर आपको सवाल में एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच दोनों अवेलेबल हैं तो इन कैलकुलेशंस में अप्लाइड एफओएच को यूज करना है। क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच दोनों अवेलेबल हैं तो हम इन कैलकुलेशंस में अप्लाइड एफओएच को यूज करेंगे, एक्चुअल को नहीं। सबके लिए, सबके लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए, इस सारे चैप्टर के लिए। इसी तरह के जो हीरे मोती है ना वो साथ साथ बताता रहूंगा तो वो चुन चुन के लिखते रहिएगा। अच्छा हाँ, वो उधर जीडी में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैंने कल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और वो पीडीज बनाए थे, तो सवाल ये है कि ये पीडीज कौन से हैं और वो जो हम ओवरहेड्स पढ़ रहे थे तब क्या था, और तब तो एसडीज भी थे, तो अब मैंने एसडीज का जिक्र ही नहीं किया। चले सब सही कह रहे होंगे, सबकी एक जैसी आवाज आ रही है मुझे। वो जो ओवरहेड में पीडीज और एसडीज थे ना, तो वही सब यहां भी हैं, उन्हीं पीडीज को ही हम प्रोसेसेस कह रहे हैं। लेकिन उस चैप्टर में हम ओएआर कैलकुलेट करना सीख रहे थे, अब उससे आगे चल रहे हैं। ओएआर हो गया कैलकुलेट, इस सवाल में दिया होगा वो उसी फैक्ट्री में, वही जहां पीडीज एसडीज होते थे उसी फैक्ट्री की बात हो रही है, वहां हम उस चैप्टर में ओएआर निकालना सीख रहे थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें ओएआर गिवन होगा, वहां से हम आगे चलने लगे। या ये कह लें कि प्रोसेस कॉस्टिंग था असल, इसमें जो ओएआर गिवन हुआ करेगा वो निकला कैसे होगा, वो उस चैप्टर में सीखा था। ऊपर से क्या तो जाने दें। सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost 180,000, 180, 1,80,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200,000, 2 लाख। एफओएच 125,000, 1,25,000। आउटपुट 15,000 यूनिट्स। FOH is applied. FOH is applied at 70%, 70% of direct labor cost. ये क्या चीज है? हाँ, ये OAR दिया हुआ है 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, चैप्टर में ना गुजरा हुआ पीरियड हुआ करेगा, यानी एक्चुअल डाटा, इसमें नहीं बजटेड वाला चक्कर, वो OAR में था। ये सब एक्चुअल डाटा, ये सब एक्चुअल हुआ करेगा कि जुलाई के महीने में ये हुआ था। अच्छा जी, चले कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायर्ड है आपको, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें।
जी डायरेक्ट मटेरियल 180, लेबर 2 लाख, एफओएच 140, 140 अप्लाइड वाला 15,000, 4 पॉइंट। अब ले आते हैं लॉस। अच्छा अब इस चैप्टर में हम लोग ये जो लॉस पढ़ रहे होंगे ना कि प्रोसेस मतलब मशीन के अंदर से लॉस, तो ये गायब हो गए, पता नहीं किधर गए, चोर ले गया, फिर ये कौन से लॉस है? ये उस प्रोसेस के अंदर इवेपोरेट होने वाले हैं, टूटने वाले हैं, जल जाने वाले हैं, जो जल के नीचे लग जाता है बटन, वो हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस में होने वाला लॉस है। इससे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम पढ़ रहे थे ना, वो स्टोर में होने वाला था। रॉ मटेरियल के स्टोर में मटेरियल टूट गया, चोरी हो गया, फिनिश गुड्स के स्टोर में गुड्स टूट गई, चोरी हो गई। इस चैप्टर में हम मशीन के अंदर वाला लॉस पढ़ रहे हैं। तो अगर लॉस आ जाए तो सवाल में क्या फर्क पड़ेगा, उससे पहले ना कुछ लॉस की टाइप्स देखते हैं। एक होता है एक्चुअल लॉस। ये सारा डेटा बजटेड है, सब एक्चुअल है, सब पास्ट डेटा है। तो एक्चुअल लॉस क्या होगा, जो हुआ है। तो ये है जो टोटल क्वांटिटी लॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द मंथ, जितने टोटल किलो जाया हुआ, जितने टोटल यूनिट्स जाया हुआ, ये एक्चुअल लॉस है। अच्छा, ये जो मैं अभी लॉस से रिलेटेड 4 बातें बताने लगा हूं ना, ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, रुपए नहीं लिखे मैंने, ये क्वांटिटी। जैसे यहां कहा था 200 किलो, तो क्वांटिटी की बात हो रही है। इस वक्त मैं लॉस की जो 4 टर्म्स बताने लगा हूं, ये क्वांटिटेटिव बात हो रही है। अच्छा, अगर 4 कप चाय बनानी है तो पानी दूध सब मिला के लिक्विड कितने कप डले? 4 कप, 4 से ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा। अच्छा, कितने ज्यादा ये कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो लेट्स से 5 कप, तो 5 कप क्यों डालने पड़ रहे हैं बनाने, तो 4 है, क्योंकि एवेपोरेशन हुआ करती है, तो अब भी होगी। ये पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे पता चला। ओके, अगर 2 किलो खीर बनानी है तो 2 किलो दूध है ज्यादा डालना पड़ेगा। तो क्यों ज्यादा डालना पड़ेगा? एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला एवेपोरेट हो जाएगा? पास्ट एक्सपीरियंस से है जी। क्या हुआ, क्या बनाते हैं? नहीं, खीर तो नहीं, वैसे खाना बनाना आता है। जिन अरे अगर किसी का तबलीग में वक्त लगा तो उसको पता होगा, आता होता सबको है। कब खिला रहे हैं? क्या जवाब दूं यार, इतने बेकार सवालों को क्या जवाब होता है खाने के बाद? चलो आ जाना, जिसने चलना, मैं फरवरी में जाता हूँ 40 दिन के लिए, आ जाना है। पता नहीं क्या बता रहा था मैं। हाँ, चाय के कप, हो गए हो गए। तो वो जो चाय के 4 कप बनाने के लिए लिक्विड 5 कप डालना है, तो इसलिए क्योंकि 1 कप जाया हो ही जाया करता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है कि जितने किलो, लीटर, किलो कुछ भी, कभी के सवाल में किलो लिखा होगा, कभी लीटर होंगे, कभी स्क्वायर फीट होंगे, कभी जस्ट जनरल यूनिट का वर्ड लिखा होगा, मकसद क्वांटिटी है। तो जितने इस महीने में टोटल क्वांटिटी इनकी हमारे अंदाजे के मुताबिक कितने जाया हो जाने चाहिए थे, ये नॉर्मल लॉस होता है। जितने जाया होने चाहिए थे हमारे अंदाजे के मुताबिक, जो हमने अंदाजे लगाए हुए थे उसके मुताबिक कितने जाया हो जाने चाहिए थे,
जैसे कोई स्टूडेंट 4 पेपर देता है, उसका अंदाजा है कि 2 तो फेल हो ही जाया करते हैं, तो वो जो उसका अंदाजा है कि जितने फेल हो जाते हैं वो नॉर्मल है, और चूंकि ये अंदाजा है इसलिए इसको एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। अच्छा फिर बता रहा हूं, इस वक्त बात रुपए की नहीं हो रही है, ये क्वांटिटी की बात है। फॉर द मंथ जितने किलो, जितने यूनिट, जितने लीटर, कोई भी क्वांटिटी जितनी जाया हुई वो एक्चुअल लॉस है, और जो हमारे अंदाजे के मुताबिक होनी चाहिए थी वो नॉर्मल लॉस है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो बस ये दो टर्म्स हैं, लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंस भी दो तरह का होगा, या एक्चुअल ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा। जितना होना चाहिए था उससे कम भी हो सकता है। तो अगर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस तब होगा जब एक्चुअल लॉस ज्यादा होगा ना। एबनॉर्मल लॉस तब होगा जब एक्चुअल लॉस ज्यादा है। तो एक एबनॉर्मल लॉस अगर क्वांटिटी जाननी हो तो एक्चुअल लॉस में से नॉर्मल लॉस का डिफरेंस ले लें, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। यानी 700 किलो जाया हो गए जबकि सोचा था कि 500 किलो जाया होंगे, तो 200 किलो एबनॉर्मल लॉस। और अगर सोचा था कि 500 किलो जाया होंगे लेकिन 400 किलो जाया हुए, तो सोचा था 500 हुए 400, तो 100 किलो जो जाया नहीं हुए उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन तब होगा जब लॉस एक्चुअली कम हुआ। तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स जानने हो तो बस वही है जो दोनों में डिफरेंस है। यहां तक नोटेड? अच्छा अब ना ये बात अगर तो आपको क्लियरली पता चल रही है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को समझाने के लिए कुछ ना कुछ लिख लेना। ये सब क्वांटिटी की बात हो रही है, इसमें रुपए नहीं है, ठीक है? ये सब क्वांटिटी है, और ये जितने यूनिट्स खराब हुए, ज्यादा हुए, कम हुए, एबनॉर्मल जो है ना, एबनॉर्मल, ये सिर्फ तादाद का फर्क है। यानी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लॉस वो है जो थोड़े से सड़े हैं और एबनॉर्मल वो जो बिल्कुल ही सड़ गए। फिजिकली सब एक जैसे हैं, सिर्फ तादाद का फर्क है। नॉर्मल एबनॉर्मल में फर्क यह है कि नॉर्मल जितने हमने सोचे थे जितने जाया होंगे, एबनॉर्मल लॉस उससे जितने ज्यादा जाया होंगे, ज्यादा सड़ गए, मतलब उनकी फिजिकल हालत ज्यादा खराब है। क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी की बात हो रही है। ये सब बात इतनी हो रही है कि जितने एक्चुअली यूनिट सोचे थे खराब होंगे उससे डिफरेंट खराब हुए, ज्यादा खराब हो गए, तो जितने ज्यादा खराब हुए वो एबनॉर्मल लॉस है, और अगर कम खराब हुए तो जो खराब नहीं हुए वो एबनॉर्मल गेन है। ये जो लॉसेस की मैंने यहां टर्म लिखी है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव बात हो रही है, रुपए नहीं है यहां, और ये सारे फिजिकली एक जैसे हैं। चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, फिजिकली सब एक जितने ही खराब हैं। अब सवाल पे क्या असर पड़ेगा? अगर एक प्रोसेस में 100 किलो डले और ये 18 रुपए किलो वाला मटेरियल था, और इसमें नॉर्मल था कि 10% जाया होने ही होने, और जितने थे उतने ही जाया हुए, तो आउटपुट कितना बना? मतलब जितने होने चाहिए थे उतने ही जाया हुए, 90। अगर हम इस 90 जितने किलो बने हैं इनकी देखना चाह रहे हैं, इनकी पर यूनिट या पर केजी कॉस्ट कितनी है, तो वो 18 रुपए। तो ये भी 18 रुपए किलो नहीं है, क्यों नहीं? अच्छा इग्नोरिंग कन्वर्जन, चले इग्नोरिंग कन्वर्जन, तो ये 18 रुपए किलो ही नहीं, क्यों? इस 90 किलो को बनाने के लिए 100 किलो इनपुट करना होता है। अगर 90 किलो ही कर देते फिर नहीं बनना था 90 किलो। तो ये जो 10 किलो कुर्बान हुए हैं
ये इसी के लिए ही कुर्बान हुए हैं। तो टोटल 1800 रुपए का खर्चा ही इन 90 के लिए आया है। ये 20 कैसे हो गया 18 से? वो जो 10 किलो जाया हुए उनका खर्चा भी इसके अंदर है, लेकिन उसका बोझ भी इन्हीं के कंधों में डाल दिया, क्योंकि इन्हीं के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। जो नॉर्मल जाया होने वाले यूनिट्स के ऊपर खर्चा है वो इन्हीं पे बट गया ना, इन्हीं पे बट गया, इन्हीं पे डिवाइड हो गया। तो जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स थे उनके ऊपर लगा हुआ खर्चा इसके लिए जरूरी था। अगर 100 किलो इन ना करते तो 90 किलो नहीं बनना था। 90 किलो बनाने के लिए 100 किलो ही इन करना था। इसलिए हम इनकी कॉस्ट तभी सही जान पाएंगे जब उन 10 किलो जाया हुए यूनिट की भी कॉस्ट इसके अंदर ही है, तो सही एक की कॉस्ट निकलेगी। यानी नॉर्मल जाया होने वालों पे जो भी खर्चा है वो भी इन्हीं पे ही डिवाइड होना है, अलग से नहीं करना, इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो पर यूनिट कॉस्ट पे फॉर्मूले पे फर्क ये पड़ जाएगा। उसको भी मैं 3 टुकड़ों में बांटता हूं। एक ये कर लेते हैं कि एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस, यानी एबनॉर्मल लॉस नहीं है, जितना सोचा था उतना ही हुआ। तो कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें है 10 किलो की कॉस्ट, ये वही फॉर्मूला लिखने लगा, कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस बताने ये लगा था कि जितने जाया हो गए तो कम बने थे, लेकिन वो इन्हीं के लिए जरूरी थे, इसलिए सारी कॉस्ट को इन 90 पे ही डिवाइड करना है। अच्छा, ये चूंकि इनके लिए कुर्बान हो रहे हैं इसलिए इनकी कॉस्ट भी इन्हीं पे ही बोझ पड़ रहा है। तो अगर इनकी लाश हमें कुछ 2-4 रुपए ही दे जाए, किसी को कबाड़ियों को बेच के कुछ पैसे ही मिल जाए, तो कुछ पैसे रिकवर ही हो जाए, तो जब उनके ऊपर लगा खर्चा इसी पे बटने लगा है, तो उनसे अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो उसका बेनिफिट भी तो इसी को जाना चाहिए। तो कर देंगे माइनस, क्या माइनस? नॉर्मल लॉस जितने के नेट बिके, नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अच्छा, नेट से मेरी मुराद वही जो एनआरबी का कॉन्सेप्ट है कि बेचे और बेचते हुए अगर कुछ खर्चा हुआ तो नेट कितनी रिकवरी हुई, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको रिकवरी वैल्यू भी कह सकते हैं, और डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट। सवाल लिखें। नोटेड। चलिए सवाल लिखें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost 150,000 रुपीज, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 8,000 kg, 8,000 kg। इन सवालों में ना आपको क्वांटिटीज कभी केजी, कभी लीटर, कभी जस्ट यूनिट, तो वो किसी भी तरह से बताई हो सकती है। यूनिट एक जनरल वर्ड होता है, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को बताने का एक जनरल वर्ड है। तो सवालों में यूनिट भी हो सकता है, केजी भी हो सकते हैं, लीटर भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 150,000 और ये है 8,000 kg। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100,000, 100,000, 1 लाख। FOH 90,000, 90,000। आउटपुट नहीं, नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस और ऑब्लिक एक्चुअल लॉस, यानी दोनों बराबर ही हुए। नॉर्मल लॉस स्लैश एक्चुअल लॉस। 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹4 पर केजी, ₹4 पर केजी, ₹4 पर केजी। ये कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट ढूंढने होगी कहीं। जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH। कितने किलो खराब हुए? तो 4 × 8, 4, 6, 7, 8। क्या जी? हाँ हाँ, इंशाल्लाह टोटली दी होगी। अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है, यानी एब नॉर्मल लॉस हो गया, फिर एब नॉर्मल लॉस आ गया। इनपुट हुआ था 100 किलो और लॉस हो गए 16 किलो, जबकि नॉर्मल सोचा था कि 10 किलो जाया होंगे, जबकि असल में हो गए 16। तो 6 किलो ज्यादा जाया हो गया। आउटपुट कितना बना? तो क्या अब भी हमें इस टोटल खर्चे को सिर्फ 84 पे डिवाइड करना चाहिए? क्यों नहीं? ये जो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मल लॉस, ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए डिसाइड किया गया कि मैनेजमेंट को पता था कि कुछ तो जाया होंगे ही होंगे, और जितना हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ यूनिट की तो कुर्बानी होनी है। तो वो जिन यूनिट की कुर्बानी होनी है, उनको जो यूनिट्स बने उनकी कॉस्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं। दोबारा सुने, जितने यूनिट्स बने जो जाया हुए वो इनके लिए ही कुर्बान हो रहे हैं, तो उनपे जितना खर्चा लगा था वो बनने वाले यूनिट की कॉस्ट में मिल जाना चाहिए। अगर कुछ जाया ना होता, कुछ जाया ना हुआ करता, तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती, और यूनिट जाया होते हैं, अब पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी या कुछ नहीं जाया हुआ करता तब पर यूनिट कॉस्ट जो होती, और लॉस हुआ करता है तब जो पर यूनिट कॉस्ट होगी, तो अब ज्यादा होगी कि नहीं? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि लॉस हुआ करता है तो उनकी कुर्बानी भी इसी की कॉस्ट में बिल्ड करनी पड़ेगी ना। ये नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है कि कितने जाया होने ठीक है, मुनासिब है, बस इतने ही जाया होने चाहिए थे। अगर बहुत ज्यादा जाया होने लग जाएं तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होने लग जाएगी, और अगर कम जाया होने लग जाएं तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, इसको कंट्रोल रखने के लिए नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है? जितने यूनिट जाया होने बनते थे, जितने मुनासिब थे, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में उतना लॉस इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। बहुत ऊपर से बातें चली गई। पर यूनिट कॉस्ट में यूनिट्स का जाया होना इनकॉर्पोरेट हो गया ना, क्योंकि खर्चा ज्यादा का है
खर्चा तो पूरे 8,000 का है, जबकि डिवाइड 7200 पे किया है। जो मैंने से पहले मिसाल ली थी 20 रुपए पर किलो निकला था, तो वो 20 क्यों हो गया था, वो तो 18 था। जाया होने वालों की कॉस्ट भी बनने वालों में शामिल हो गई ना। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि कितनी कुर्बानी की कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि किसी महीने में अगर ज्यादा यूनिट्स बने, किसी महीने में कम यूनिट्स बने, तो हम तो पर यूनिट कॉस्ट ही स्टेबल नहीं जान पाएंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट को स्टेबल करने के लिए, कंट्रोल्ड रखने के लिए नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है। क्या है नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट? जितने जाया होने चाहिए थे उस हद तक बस पर यूनिट कॉस्ट को अफेक्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए अगर हमने यहां टोटल खर्चे को 84 से डिवाइड कर दिया, तो क्या नुकसान, तो क्या खराबी है? नुकसान नहीं, कि ये जो फालतू जाया हुए इनका बोझ भी इन पे डल गया। तो अगर इनका बोझ भी इन्हीं पे ही डालना था, तो फिर नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अब हल ये किया जाएगा कि ये अपना बोझ खुद उठाएंगे, यानी टोटल खर्चे के डिनोमिनेटर में 84 भी आएगा और साथ 6 भी आएगा। ये अपना वजन खुद उठाएंगे और ये अपना वजन उठा के P&L में चले जाएंगे। यानी इस तरह कहा जाएगा कि जितने नहीं, इसका आंसर 1800 रुपए डिवाइडेड बाय 84 के साथ साथ 6 भी 20। अब ये कहा जाएगा कि 20 रुपए पर किलो वाले इतने यूनिट्स स्टोर में चले गए या अगले प्रोसेस में चले गए, और 20 रुपए किलो वाले 6 यूनिट्स टठे कुएं में चले गए, जाया खराब हो गए। तो ये जो एबनॉर्मल जाया हो रहे हैं, इनको अपना वजन खुद उठाना है। इन अदर वर्ड्स, फार्मूले के डिनोमिनेटर में आउटपुट भी आएंगे और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी आएंगे। तो फार्मूला बन जाएगा ये, फार्मूला ये बन जाएगा। डिनोमिनेटर में इनको साथ रखने का मकसद क्या है? ताकि पर यूनिट कॉस्ट में उतना ही लॉस इनकॉर्पोरेट हो जो नॉर्मल सोचा था। इसलिए ऊपर स्क्रैप वैल्यू किसकी माइनस होगी? नॉर्मल की ही, ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में कितना लॉस इनकॉर्पोरेट हो? नॉर्मल लॉस। इसलिए यहां रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की ही आएगी। तो फार्मूला हो जाएगा ये। क्या चेंज किया मैंने इसमें और पिछले में? सर नॉर्मल की यूनिट भी ले आया डिनोमिनेटर में। नॉर्मल का हाँ वो P&L में जाएगा। एक मिनट, जी पूछे क्या पूछे? वो इस फार्मूले में नहीं आएगी। अब इस फार्मूले से जो पर यूनिट कॉस्ट निकल आई, जो यूनिट खराब हुए उनकी भी पर यूनिट कॉस्ट वही है। तो उस कॉस्ट में से उन खराब एबनॉर्मल वालों की स्क्रैप नेट करके ये है जो नेट एक्सपेंस बनेगा। सवाल लिखे होंगे। अच्छा जी, जनादा तैयार है? होमवर्क लिखे होमवर्क। पहली लाइन तो आप लिख लेंगे। Following information related to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost. $250,000. 250,000, 2.5 लाख रुपए, और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 180,000, 180, 1,80,000। FOH is applied. FOH is applied at 50% of direct labor cost. 50, 50. नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट, रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। आउटपुट $18,600 यूनिट्स, 18,600 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरा रिक्वायर्ड है टोटल अमाउंट ऑफ, एक रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट और दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।